क्लिफ्टन, डिफेंस और जो कराची के ऐसे और पॉश एरियाज हैं, वहाँ पर ड्रग्स का पूरा एक नेटवर्क चल रहा है। चाहे मंशियात फरोश हो, चाहे वो स्ट्रीट क्रिमिनल हो, किसी को भी जिंदा जलाकर इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर देना कहीं पे भी जायज नहीं। हम जो भी बात करेंगे उसके पेपर्स हमारे पास मौजूद है। ड्रग तो एक पहलू है, इसमें इलीगल कॉल सेंटर, असलहा बहुत सारा बरामद हुआ। कत्ल का जो ये पूरा केस है मुस्तफ़ा आमिर का, ये चार चीजों के गिर्द मेरे नजदीक घूमता है। एक तो मंशियात, फिर एक लड़की, बेतहाशा पैसा और बदला। अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर दोनों की एक ही लड़की से दोस्ती थी। फिर एक न्यू ईयर पार्टी प्लान की थी अरमगान ने। मुस्तफ़ा अरमगान की उस पार्टी में नहीं गया था। उस पार्टी में वो लड़की जरूर गई थी और वो अरमगान के साथ थी। पहले तो वो उसको एक लोहे की रॉड से मारता रहा, जिसे अमेरिकन रॉड कहते हैं। जख्मी हालत में शख्स है, उसको आराम से बलूचिस्तान ले गए, किसी ने कोई चेकिंग नहीं की। डिफेंस में जो घर है अरमगान का, उसके बाहर तकरीबन 60 से 70 गार्ड्स रहते थे। उसके घर के बाहर एक बाकायदा मार्बल पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था आर्मी। इस केस में खास तौर पर मिस रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हुई। पहले कहा गया कि अरमगान ने मुस्तफ़ा को शेर को खिला दिया, फिर कहा गया कि जी उसके हाथ पैर काट दिए गए, फिर कहा गया कि जी जब वो जो लाश मिली है उसके हाथ पैर नहीं है, वो भी सिर्फ एक धड़ मिला है। सिर्फ इस केस में अगर मंशियात के नेटवर्क को सही तरह से इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए ना, तो पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री और ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन सब के बच्चों के नाम शामिल हो जाएंगे इस केस में। ये केस कुछ और हो जाएगा, अरमगान की प्रोफाइल हमें छोटी लगने लगेगी। ये केस है मुस्तफ़ा आमिर का, और जब ये जनवरी में शुरू में आया, नुक्ता के जो एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है अमर इमान खान उसको फॉलो करते रहे, हमारी रिपोर्ट भी करते रहे। और वो मेरे साथ इसलिए बैठे हैं क्योंकि नुक्ता की जो ऑडियंस है, आपने इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, और उन कमेंट्स की बुनियाद पर मेरे भी कुछ सवालात हैं, ज़ाहिर है आपके भी कुछ कमेंट्स और सवालात हैं। वो हम अमर की तरफ ही उनसे पूछेंगे कि इसकी केस की क्या क्या तफसीलात हैं। ये एक छोटा सा, एक सिंपल सा केस लग रहा था, इतना कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा कैसे हुआ? अमर, सबसे पहले तो खुर्रम शाहिद ने जब शुरू में ये केस आया था, उन्होंने एक कमेंट बहुत लंबा चौड़ा फेसबुक पे लिखा था आपकी स्टोरी पे, और मैं वो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उसकी बुनियाद पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि ड्रग्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और खुर्रम शाहिद का कहना था कि इट्स अ ड्रग डील गॉन रॉन्ग, द मदर ऑफ द विक्टिम इज़ इक्वली इन्वॉल्व। और ये हम देखते हैं कि किस तरीके से जब ये केसेस पब्लिक में भी आते हैं, लोग ज़ाहिर है फैमिली पे भी कमेंट करते हैं। सो शी इज़ इक्वली इन्वॉल्व इन दिस प्रीमैच्योर डेथ, एंड आई एम श्योर दिस इज़ वेरी हर्टफुल एज वेल, क्योंकि हमने देखा है कि वालिदा का क्या किरदार रहा है। एंड शी नीड्स टू बी नॉमिनेटेड एज अ फैसिलिटेटर ऑफ मर्डर, जिससे मैं ऑनेस्टली बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। सो द विक्टिम वॉज डेटिंग अ ड्रग यूजर फॉर 4 years, हिज फ्रेंड वॉज अ ड्रग पेडलर, ही ड्रोव अराउंड इन अनमार्क्ड black tainted car in defense, terrorizing nice civilians. His mother was aware of his nefarious activities and she never straightened him. This is just an illustration of how things move when you follow the path of illicit modes of becoming rich. So, आपकी क्योंकि वालिदा से भी बहुत बात होती रही है, I'm sure she must read these comments as well. उनका जो किरदार रहा है, स्पेशली ड्रग्स के वाले से, क्या कहना है? अच्छा, सिर्फ इस पे बात करने से पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि क्लिफ्टन, डिफेंस और जो कराची के ऐसे और पॉश एरियाज हैं, वहाँ पर ड्रग्स का पूरा एक नेटवर्क चल रहा है, और वो इतना ज़्यादा हैरानकुन और है पुलिस के लिए भी, क्योंकि माजी में 2011 की बात है, मैं तकरीबन साल 2007 से रिपोर्टिंग करता आ रहा हूँ। 2011 में हमने खबरें सुनना शुरू की थी कि जी डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में तालीमी इदारों के अतराफ मंशियात बिकती है। 2024 में पुलिस ने खुद एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने कुछ ग्रुप्स की निशानदही की, बाकायदा ये तक बताया कि फलाना फलाना यूनिवर्सिटी में ये लोग मंशियात बेचते हैं। उनमें से कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ गिरफ्तार नहीं हुए। 2 नेटवर्क्स का जिक्र किया, एक नेटवर्क जो है वो खातून चलाती थी और एक नेटवर्क जो है वो मर्द हजरात चलाते थे। उनकी तस्वीर, सारी चीज़ें पुलिस के पास मौजूद थी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इतनी वर्किंग करने के बावजूद भी पुलिस को ये इल्म नहीं था कि गुज़िश्ता कई सालों से इन्हीं इलाकों में पढ़े लिखे नौजवानों पर मुश्तमिल एक और ग्रुप चल रहा है मंशियात का, जो ये था। ये नेटवर्क खासतौर पर मंशियात के, मैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे बात करना चाहूँगा जिसमें एक्टर साजिद हसन के बेटे साहिर भी इन्वॉल्व हैं। फिर जैसे कि अभी एक कमेंट भी था, इस पर हम बात भी करेंगे, कि इन्होंने बोला कि जी मुस्तफ़ा आमिर जो मकतूल है वो भी मंशियात के इसी रैकेट का एक हिस्सा था। तो पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका कमेंट इस हद तक दुरुस्त है, लेकिन इनकी वालदा को इल्म होने तक की जहां तक बात है, इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वालदा की जितनी भी मेरी गुफ्तगू हुई तो वो यही कहती हैं कि जी साल 2019 और 20 में तो मुस्तफ़ा मलेशिया में था, उसके बाद वो वापस आया है, तो हमें नहीं लगता
कि वो इस तरह के किसी भी काम में मुलव्विस था, तो वो एक वालिदा तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि कभी उनका कोई बेटा जो है वो इनलीगल एक्टिविटी में शामिल हो, या वो कम से कम बताएंगी। और इस वक्त तो उनको जो तकलीफ उन पर गुजर रही थी कि पहले तो उनका बेटा गायब हुआ और फिर जिस तरीके से उसका बेदर्दी से कत्ल किया गया, और फिर जाहिर है जो ये नेटवर्क खुलता रहा, तो उनके लिए तो वैसे ही सदमा है ना। बिल्कुल सदमा है। अच्छा, पुलिस भी ये ज़रूर कहती है कि जी मुस्तफ़ा आमिर इस नेटवर्क का हिस्सा था, लेकिन वो साथ में ये भी कहती है कि इस केस को हम इसलिए नहीं छेड़ रहे, या इन चीज़ों को हम इसलिए नहीं छेड़ रहे क्योंकि ये तो विक्टिम फैमिली है, मतलब ये मुस्तफ़ा आमिर को तो कत्ल कर दिया गया। अच्छा, जो भी हो, अब चाहे वो मैं मतलब एक ऐसी बात बोल रहा हूँ कि वो चाहे मंशियात फरोश हो, चाहे वो स्ट्रीट क्रिमिनल हो, लेकिन किसी को भी जिंदा जलाकर इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर देना कहीं पे भी जायज़ नहीं है। मतलब ये कोई कानून नहीं है कि आप इस तरह किसी को सज़ा दे सकते हैं। तो ये तो एक वैसे ही बात जो है वो कहना गलत है कि अब जो है वो उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ। ये उसके साथ जो हुआ वो दुरुस्त अमल नहीं था, बिल्कुल, चाहे वो मंशियात बेचता हो या नहीं, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, रही बात ये, आपने जो मुझसे कहा कि जी ये कैसे पुलिस की पता ही नहीं था पुलिस को और ANF को, कस्टम्स को, इतने इदारे हैं। अच्छा, ये नेटवर्क बड़ा छुप के काम कर रहा था शहर में, बाकायदा ऐसे कि TCS और जो दीगर कोरियर सर्विसेज है, मैंने नाम कोट किया है क्योंकि पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन में इनका नाम लिखा हुआ है, हम जो भी बात करेंगे उसके पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें जो है वो नाम लेने से भी कोई गुरेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोरियर सर्विसेज ने जो है वो उसका ये इस्तेमाल किया, उन्होंने इस्लामाबाद से कराची मंशियात जो है वो आ रही है उन्हीं कोरियर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए, उसमें कुछ कंडीशंस है। अच्छा, पुलिस ये बोलती है कि हो सकता है ये उसको टॉफीज की शक्ल में बना के देते हो सकता है ये उसको कोई चॉकलेट की शक्ल में बना के डिलीवर कर देते हो कि जिस तरह वो डिलीवरी हो रही है। लेकिन इसमें अब ड्रग से आगे बढ़ते हैं। ड्रग तो एक पहलू है, इसमें इलीगल कॉल सेंटर, असलहा बहुत सारा बरामद हुआ, पैसे जैसे आते थे हवाला हुंडी का, तो वो थोड़ा सा आप इसके तफसीलात बता सकते हैं। अच्छा, देखिए, कत्ल का जो ये पूरा केस है मुस्तफ़ा आमिर का, ये 4 चीज़ों के गिर्द मेरे नज़दीक घूमता है। एक तो मंशियात, फिर एक लड़की, बेतहाशा पैसा और बदला। अच्छा, आप ये सोचें, मंशियात पे हमने डिस्कशन की, लड़की का मामला इसमें बड़ा अहम है। बेसिकली जो अरमगान है वो और मुस्तफ़ा आमिर दोनों की एक ही लड़की से दोस्ती थी, उसका हम नाम जानते हैं लेकिन कोड नहीं करेंगे। वो दोस्ती कुछ ज्यादा थी, मतलब उसके लेवल्स कुछ ज्यादा थे। वो पहले पुलिस अफसरान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी हमें बताया है कि जी वो जो लड़की है वो अरमगान के कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। अच्छा, फिर वहां से नौकरी के साथ ही साथ, क्योंकि जब ड्रग्स का एक सर्कल था तो उसमें वो एंटर हो गई, वो उनके साथ नशा करने लगी। फिर उसकी कुछ दोस्ती ज्यादा गहरी हो गई इनसे। फिर एक न्यू ईयर पार्टी जो अभी जो है वो 31 दिसंबर को प्लान की थी अरमगान ने, जो मुस्तफ़ा की वालिदा कह रही हैं कि मुस्तफ़ा उस पार्टी का हिस्सा नहीं था। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मुस्तफ़ा अरमगान की उस पार्टी में नहीं गया था, ठीक है, लेकिन उस पार्टी में वो लड़की जरूर गई थी और वो अरमगान के साथ थी। काफी इन्होंने टाइम स्पेंड किया। फिर वहां पर कुछ ऐसी हरकतें हुई जिसके बाद वो जब लड़की बाद में मुस्तफ़ा से मिली तो उसने कुछ ऐसी बातें अरमगान की मतलब ये कह लें आपके प्राइवेट पार्ट्स के मुतालिक जो है वो अरमगान की कुछ चीजें जो है वो मुस्तफ़ा को बताई, जिसमें मजाकन मुस्तफ़ा आमिर ने एक छिले हुए केले की तस्वीर उसको व्हाट्सएप कर दी। अच्छा, ये उसने इस चीज को बड़ा मायूब समझा अरमगान ने, और ये समझा कि ये मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो ईगो का इशू आ गया, इसको ये हुआ कि अब ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा मजाक बन गया है। इसने शिराज के जरिए मुस्तफ़ा को अपने घर बुलवाया, ये राब्ते में था। और ये ज़ाहिर नाजरीन को भी बताते चले कि शिराज भी एक मुल्जिम है इस पूरे केस में, जो बाद में पकड़ा गया था। जी बिल्कुल। अब अरमगान ने इसको घर पे बुलवाया है, फिर शिराज आया है, फिर तशद्दुद और ये सारी चीजें तो एक आम जगहों पर भी जो है वो टीवी चैनल्स में भी चली, लेकिन उसमें कुछ मिस रिपोर्टिंग भी हुई जो हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो साहिर इस केस में गिरफ्तार हुए हैं, जो एक्टर साजिद हसन के बेटे हैं, वो ये बताते हैं कि जी 4 जनवरी को, यानी कि 6 जनवरी को उसका मर्डर हुआ है, उसको मारा गया, उसकी गाड़ी को जला दिया गया उस समेत। 4 जनवरी को मुस्तफ़ा उसके घर पर आता है साहिर के, और उससे 1,30,000 के लगभग की वीट लेता है, खरीदता है, और उसको कहता है कि मैं पैसे तुम्हें ये बाद में दूंगा, इतनी रकम हमारी बन गई है तो मैं 1-2 दिन में तुम्हें पैसे देता हूं, और वो वीट लेके जाता है।
अच्छा, जो बाद में शिराज की इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी ये चीज सामने आई है कि वो इतनी ही क्वांटिटी तकरीबन लेकर अरमगान के घर पर पहुंचा था और उससे उसने पैसे भी वसूल किए। और उसके बाद जब वो शिराज, अरमगान और मुस्तफा बैठे हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो वहां पर नशा करना भी शुरू करना किया है। इसी दौरान जो है वो अरमगान को उन्हीं बातों को लेके तैश था कि तुमने मेरे फ्रेंड सर्कल में एक तस्वीर सर्कुलेट की मेरे मुतालिक, मुझे वो तस्वीरें भेजी, वो उसने जो है वो उसको मारना शुरू कर दिया। पहले तो वो उसको एक लोहे की रॉड से मारता रहा, जिसे अमेरिकन रॉड कहते हैं, अमूमन लोग आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जी लोग गाड़ियों में भी रख रहे हैं वो, उससे जो है वो उसको मारता रहा। और फिर बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है वो लेके गया शिराज के साथ, गाड़ी को आग लगाई बलूचिस्तान के इलाके में। लेकिन इस सारे मामले में आप ये देखें कि एक शख्स जो कि नशा करता है, वो चाहता तो वो गोली मार के भी किसी को कत्ल कर सकता था, लेकिन वो इतने एक्सट्रीम पे चला गया कि पहले उसको मारता रहा, जख्म में से उसके खून निकलता रहा, रसता रहा, उसके हाथ पैर बांधे, उसको गाड़ी की डिग्गी में डाला और उसके बाद उस गाड़ी को ले जाके इसने आग लगाई। यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि एक जख्मी हालत में शख्स है, लाश तो नहीं थी लेकिन जाहिर जख्मी हालत में, उसको आराम से बलूचिस्तान ले गए, किसी ने कोई चेकिंग नहीं की। अच्छा, हमारे यहाँ बदकिस्मती से रोका जाता है ज्यादातर मोटरसाइकिल वालों को। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, मतलब आप सिर्फ गाड़ी लेकर जा रहे हैं, उस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। Another one, yes, उस गाड़ी के शीशे काले, तो काले शीशे जो गैर कानूनी है, नंबर प्लेट नहीं है, लाश या एक जख्मी हालत में है, किसी ने रोका नहीं। एक कमेंट पे मैं जाना चाहूँगी, परिजाद ZK के नाम से है, कि इसमें पुलिस का क्या कमाल था। स्कैंडल एक्सपोज व्हेन अ यंग बॉय वाज मर्डर्ड। तो आपने कत्ल की बात की जिस तरीके से हुआ, मगर ये पूरा जो हम ये एक कैन ऑफ वर्म्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि इतने सारे जो जराइम थे, जब कॉल सेंटर रेड, इलीगल वेपन्स, ये तो तभी खुला ना जब एक लड़का उसका कत्ल हुआ था। अच्छा, लड़के के पुलिस होने के बावजूद भी ये केस नहीं खुला था। वो गाड़ी वहां जला के आ गया, वो आके शिराज और ये स्कर्दू चले गए, अरमगान वापस आ गए, शहर में घूमते रहे, लेकिन ये केस तब तक नहीं खुला था क्योंकि बलूचिस्तान पुलिस ने उसको एक नामालूम गाड़ी और नामालूम लाश समझा और केस जो है वो दर्ज कर दिया। केस अलग जो है वो चला गया, बिल्कुल उनको भी नहीं पता था किसकी गाड़ी है, क्या इसका ताल्लुक कराची से, कुछ नहीं हो सका। कहाँ पे पता चला, जब उसने गलती ये की अरमगान ने, जो ये केस पुलिस तक रिपोर्ट हुआ कि अरमगान ने एक अमेरिकन नंबर से उसको जो मुस्तफ़ा की वालदा है उनको मैसेजेस करना शुरू किए, कॉल्स करना शुरू किए और 2 करोड़ रुपए तावान मांगना शुरू किया कि मुस्तफ़ा मेरे पास है। फिर पैसा और कितनी भूख हो सकती है। अच्छा, ये पैसे का मसला नहीं था, वो ये सोच रहा था कि जो मुस्तफ़ा की वालदा है वो उस पर शक कर रही हैं। अच्छा, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए उसने कहा कि जी मैं इस तरह की चीज करता हूँ कि वो तो अगवा है। लेकिन AVCC को जब केस ट्रांसफर हुआ तो लोकेशंस निकाली गई और फिर जब 8 फरवरी को पुलिस अरमगान के घर पहुंची है तो पुलिस को आगे से रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा। अरमगान ने उन पे स्ट्रेट फायर किए जिससे DSP और गनमैन जख्मी हुआ। तब पुलिस को अंदाजा हुआ कि अंदर बहुत बड़ी कोई चीज है, क्या अंदर इसने मुगवी को छुपा रखा है, क्या है। जब इस सारी चीज में पुलिस अंदर दाखिल हुई है तो अरमगान की गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद बात नहीं है ना। अब जाहिर है एक और कमेंट है फुटलूज की तरफ से आप ही की स्टोरी पर। पुलिस इस SSP का नाम लिया है, लेकिन जाहिर है पुलिस की कैरेक्टर जो रोल रहा है उसके बारे में, कि सारे इन्फॉर्मर्स होते हैं, इन पे पहले कहाँ सो रहे थे। इसमें जहां तक बात है कि SSP के सारे इन्फॉर्मर पहले कहाँ थे, जो इन्होंने कमेंट किया है, इसमें मतलब शहर में जो चलने वाले 90% कॉल सेंटर्स हैं वो बेसिकली डब्बे का काम कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे डब्बे का काम क्या है, या नाज़रीन देखेंगे सोचेंगे डब्बे का काम क्या है। डब्बे बेसिकली मामला, एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है जो कि स्कैमिंग की टर्म है, कि डिजिटल स्कैमिंग इसमें होती है कि बाहर मुल्क में मौजूद किसी भी शख्स का प्रोविडेंट फंड, किसी भी शख्स के इंश्योरेंस के पैसे, या उसको ये कहा जाता है कि आपके अकाउंट में जितनी रकम है वो जो कॉल आती है, वो जो आपको कॉल आती है कि बैंक का कॉल आ रहा है या आपके भाई को हमने अगवा कर लिया है, ये इसी टाइप के कॉल सेंटर से आती है। तो ये डब्बा ये यहाँ से कर रहे हैं बाहर मुल्क में, ये पाकिस्तान में नहीं कर रहे होते फोन। अच्छा, ठीक है। तो वो इनका कंप्लेनेंट नहीं होता कोई। तो इस तरह के कॉल सेंटर्स जो हैं, जो कि इस तरह के इनलीगल एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं, ये दिन के 70-80 लाख रुपए कमा रहे होते हैं दिन के। इसमें तो कुछ अंदाजा है कि इसमें कितना पैसा है? जी देखिए, अभी एक पुलिस अफसर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जो लैपटॉप्स इसके घर से बरामद हुए हैं तकरीबन 64 के करीब हैं, जिससे सारी स्कैमिंग का काम चलता था।
तो वो कह रहे हैं कि जो हम अभी तक चीज़ें देख रहे हैं उसमें, तो तकरीबन जो बिटकॉइंस हैं, जो दीगर चीज़ें हैं, उनकी मालियत ही 1 अरब से ज़्यादा है। तो मतलब इतना पैसा अकाउंट्स में आया है, गया है, तो वो जो पूरी ट्रांजैक्शन है वो 1 अरब रुपए से ज़्यादा की है। ठीक है, तो ह्यूज अमाउंट है। इट इज़ डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट। और मैंने जैसे एक जिक्र किया था कि ये जो गरीब अमीर की जो तफरीक थी, मिर्ज़ा स्टूडियो 14 ये टिकटॉक पे उन्होंने हमें कमेंट दिया था कि पाकिस्तान के सरकारी एहलकार सिर्फ गरीब लोग को मारने और उन पर रोप डालते हैं, मगर असली मुजरिम तो बड़े लोग हैं और उनके बच्चे होते हैं जिनकी तरफ किसी की आंखें जाती भी नहीं है। बहुत अच्छा कमेंट किया है इन्होंने। मैं अच्छा इस लिहाज से कहूँगा कि डिफेंस में जो घर है अरमगान का, वो उसने कुछ अर्से पहले ही रेंट पे लिया है और उसके बाहर तकरीबन 60 से 70 गार्ड्स रहते थे। उसकी वीडियो भी हमारे पास है, वो भी हम दिखाएंगे और साथ में स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि 60 से 70 गार्ड्स का बाहर मौजूद रहना। फिर उसके अलावा तकरीबन 1.5 महीने पहले डीएचए ने उसके घर के बाहर एक बाकायदा मार्बल पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था आर्मी। वो जब डीएचए सिक्योरिटी को शक हुआ कि भाई क्या कोई आर्मी का अफसर भी अगर डीएचए में रह रहा होता है तो इस तरह की हरकत नहीं करता कि वो बाहर जो है वो आर्मी लिख के लगाएगा, तो ये कौन साहब हैं, कौन रहते हैं। वो वहां पे गए, पूछगछ की, उनको कोई सही जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने वो तख्ती वहां से रिमूव की। फिर इसकी खुद की अरमगान की सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर मौजूद है गाड़ी के साथ, जिसमें इसने गाड़ी की नंबर प्लेट की जगह किंग आर्मी लगाया हुआ है। तो ये अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे ही करता था कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं। लेकिन बाहर आर्मी लिखा हुआ था, ये तो घर के बाहर की बात थी, लेकिन अंदर भी मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी थी जिसमें मैंने असलहा देखा और जो उनका कॉल सेंटर का बहुत इलेबरेट सेटअप था। और क्या कुछ मिला था इस घर के हवाले से? बिल्कुल, साथ साथ हम उसके शॉर्ट्स भी चलाते रहते हैं। घर के अंदर के मनाजिर भी हैं हमारे पास, वो दिखाते भी हैं। बाकायदा जो गेट है घर का, वो एक ऐसा गेट लगा हुआ था कि वो कोई कुंडी या उससे नहीं खुलेगा, वो कोई उसमें कड़ी वड़ी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, वो बाकायदा रिमोट कंट्रोल से खुलेगा, तभी जो है वो कोई अंदर आ सकता है। फिर उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे इसने पूरा एक ऑफिस डिज़ाइन किया हुआ था जो कि कॉल सेंटर था। जो 64 लैपटॉप मिले, मेरी इस पर एक पुलिस अफसर से बात हुई तो वो मुझे बता रहे हैं कि जी कुछ लैपटॉप्स जो हमने देखे हैं अब तक, जो उनमें ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो स्कैमिंग की हों या कुछ बिटकॉइन से रिलेटेड हों, तो वो 1 अरब रुपए से ज़्यादा की है। तो अब शायद इसीलिए जब प्रेस क्लब के बाहर अरमगान के वालिद आए थे तो उन्होंने वहां पर आके लैपटॉप्स का जिक्र अपने बेटे से ज़्यादा किया था। तो मुझे हैरानी भी हुई थी इस बात पे, तो वो हम दिखा सकते हैं। चीख के वो बोल रहा था कि मेरे लैपटॉप के पीछे आ रहे हैं ये लोग, ये लैपटॉप ही लेके जाएंगे, मेरे फोन लेके जाएंगे, मेरे ऑफिस का सेटअप उखाड़ने आए हैं। वैसे इनकी जो भी जितने मैंने क्लिप्स देखे हैं और उस पर एक कमेंट भी आया था उनके वालिद के हवाले से, इनकी भी जहनी हालत पे काफ़ी शक भी रहता है। और जो कमेंट आया था, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, अरमगान का बाप असगर कुरैशी जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, इंसाफ करना मुश्किल है। मुस्तफ़ा की वालिदा को नहीं लगता कि मिलेगा, अल्लाह करे इंसाफ मिल जाए मुस्तफ़ा की वालिदा को और जालिम को। और ये जोया अहमद ने आपके पीस पे कमेंट किया था। अच्छा, कामरान असगर कुरैशी इनका पूरा नाम है। कामरान असगर कुरैशी के बारे में माजी में ये कहा जाता था कि जी ये कोई रॉक स्टार हैं, या खुद भी अपने बारे में ये क्लेम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ गाना भी गाया था। हाँ बिल्कुल, क्लिप में। अच्छा, पुलिस अफसरान ये क्लेम करते हैं इनके बारे में कि ये माजी में कोई किसी ड्रग रैकेट का हिस्सा रहे हैं। तो ये अब इस पे क्योंकि जो है वो पुलिस अफसरान के ये कमेंट्स हैं, तो मैंने कहा इसका डिस्कशन में आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात की कि अगर आप इस केस को जोड़ रहे हैं, जोया ने जो कमेंट किया उसके बारे में बोलूँगा कि अगर आप इस केस को जोड़ रहे हैं शाहरुख जतोई वाले केस से, तो शाहरुख जतोई वाले केस में मामला ये था, जो शाहजेब कत्ल हुआ था उसके वालिद साहब थे डीएसपी औरंगजेब, वो इस केस को जो है वो इस विक्टिम फैमिली की तरफ से आगे लेके चल रहे थे, और फिर कैसे वो दियत की रकम ली गई और वो फैमिली यहाँ से चली गई। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि खातून केस को आगे लेके चल रही हैं, यानी कि मुस्तफ़ा आमिर की वालदा वजीहा आमिर, वो इस केस को डील कर रही हैं। तो एक तो ये कि वालदा यानी कि एक माँ कभी भी इस तरह का सौदा नहीं करेगी कि वो पैसे ले ले और दियत की रकम ले ले और ख़त्म करवा दे केस। तो ये एक पर्सपेक्टिव ये भी सामने उन पे प्रेशर तो होगा। अब हमने मुतादिद केसेस देखे हैं, नाज़िम झोंकियों का केस हो गया जिसमें माफ़ी होगी, नताशा कारसाज वाला जो केस है उसमें भी सेटलमेंट हो गई थी। तो जब ऐसे केसेस लोग देखते हैं, ज़ाहिर उनको यही लगता है, मैं तो कहूँगी कि बहुत एक करेजियस कदम है कि आप मीडिया में जाएं, बोलें, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। और ख़ास तौर पे जैसे शुरू का एक कमेंट मैंने चलाया था, फिर लोग जिस तरह की डिटेल्स और मिस रिपोर्टिंग आई है वो भी इसका भी सामना करते रहें, मतलब खदशा तो फिर भी रहता है ना।
अजी देखिए, इस केस में ख़ास तौर पर मिस रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब चाहे वो चैनल्स हों, चाहे वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हों, अफसोस के साथ हम खुद वो वीडियोस देख रहे होते थे और वो लोग बैठ के वीडियोस वो बना रहे होते थे जो कभी पूरी ज़िंदगी में उन पुलिस अफसरान से मिले नहीं होंगे, और वो तज़िये दे रहे होते थे अपने बैठ के। तो मुझे बड़ा अजीब भी लगता था ये। मतलब पहले कहा गया कि जी अरमगान ने मुस्तफ़ा को शेर को खिला दिया क्योंकि उसके पास शेर थे। फिर कहा गया कि जी उसके हाथ पैर काट दिए गए। फिर कहा गया कि जी जब वो जो लाश मिली है उसके हाथ पैर नहीं हैं, वो भी सिर्फ एक धड़ मिला है। मतलब इतनी ज़्यादा जो है वो मिस रिपोर्टिंग की गई है इस केस में कि इस केस को ख़राब करने की कोशिश की गई है, और जिस केस के बारे में अफवाहें ज़्यादा गर्दिश करने लगती हैं तो फिर जो मुल्जिम होता है उसको इसका फ़ायदा ये होता है कि उसका वकील उन तमाम चीज़ों को बुनियाद बना के अदालत में ये कहता है कि हमारे मौकिल के ख़िलाफ़ तो वैसे ही इतनी चीज़ें हो गई हैं। आखिर में जो एक सवाल जो बनता है, जो बार बार आता रहता है कि ज़ाहिर है जो कानून नाफिज करने वाले इदारे या अफसरान या एहलकार जो इसमें मुलविस हैं, जिसमें हमने गाड़ी का जिक्र किया, असलहा जैसे आया, ज़ाहिर है ये कहीं सरहदों पे आता जाता रहा है। किसी ना किसी को पता था कि ये इतना बड़ा नेटवर्क है, कोई इतनी कितना आप खुफिया तो नहीं रख सकते। तो जो पुलिस या कानून नाफिज करने वाले अफसरान इसमें मुलविस होंगे, जो यकीनन मुझे तो यकीन है कि होंगे, उनका कुछ होगा। जी देखिए, उन काली भेड़ों का कुछ नहीं होगा। ये बहुत अरसे से होता आ रहा है, इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस शहर में होते रहे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कोई आज का नहीं है कि शहर में इस तरह कॉल सेंटर्स चल रहे हैं और वहाँ से पैसे वसूल किए जाते हैं FIA की जानिब से या फिर पुलिस की जानिब से या किसी और इदारे की जानिब से। ये हमेशा से होता आया है और ये तकरीबन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कॉल सेंटर्स चल रहे हैं इस तरह, और वहाँ से पैसे मंथली और हफ्ते की सूरत में वसूल कर रहे हैं इदारे। मैंने नहीं देखा कि कोई कार्रवाई होती दिखाई दे रही हो। कार्रवाई कब होती है? जब फर्ज करें कि कोई FIA का अफसर वहां से पैसे ले रहा हो और पुलिस को पता लग जाए कि यहाँ पे ये चल रहा है और हमें पैसे नहीं दे रहा। अच्छा, तो डिपार्टमेंट की आपस में लड़ाई हो जाती है, तब तो आप एक उम्मीद दे सकते हैं कि शायद वालिदा को कुछ तस्कीन हो, कुछ इंसाफ हो, मिले। जी देखिए, इस केस के मुतालिक सॉलिड केस है, हाँ, लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले अफसरान हैं शायद उनकी पकड़ धकड़ ना हो, और मजीद और जो नेटवर्क्स हैं, आई थिंक व्हाट इज़ रियली सैड अबाउट दिस केस इज़ के एक इस किस्म के केस की वजह से हमें नेटवर्क्स के बारे में पता चला, लेकिन जो बाकी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका पता भी नहीं चलेगा, ना कार्रवाई होगी। देखिए, मंशियात के सिर्फ इस केस में अगर मंशियात के नेटवर्क को सही तरह से इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए ना, तो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री बेसिकली, और ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन सब के बच्चों के नाम शामिल हो जाएंगे इस केस में। मतलब ये केस कुछ और हो जाएगा। अरमगान की प्रोफाइल हमें छोटी लगने लगेगी अगर इस केस को सही तरह तफ्तीश का मौका दिया जाए तो। सिर्फ इसमें मंशियात वाले पोर्शन को, ये मेरे अल्फाज नहीं है, एक बड़े पुलिस अफसर के अल्फाज हैं कि हमें उस तरफ जो है वो काम नहीं करने दिया जाएगा, जिस पर अब इजाज़त मांगी गई है। तो पुलिस ने मुझे, किसी ज़राए ने मुझे इत्तला दी है कि यहाँ तक की इजाज़त मिली है कि जो यूज़र्स हैं उनको ना पकड़ा जाए, जो बेच रहे हैं मंशियात, चाहे वो बड़ी प्रोफाइल भी हो, तो उनके बच्चों को पकड़ा जाए। अमर, ऐसे लगता है कि इस केस में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो अंधेरे में रहेगा, रूपोश रहेगा, पर एटलीस्ट कुछ उम्मीद की किरण तो फिर भी मिल जाती है कि कहीं ना कहीं शायद इंसाफ मिल जाए। आपके कमेंट्स की बुनियाद पर हमने अहमर को दावत दी और बात की। हमें कमेंट्स भेजते रहें ऑन एनी स्टोरी दैट नुक्ता पोस्ट, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है दैट वी विल टेल यू द होल स्टोरी, और उसी बुनियाद पर हम दोबारा से इसी किस्म का एक गुफ्तगू, एक डीप डाइव करेंगे, वेयर वी विल टेल यू द होल स्टोरी।